हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस। हम हमारे पिछले वीडियोस में कोशिका के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो कोशिका में अब तक हमने कोशिका की डिस्कवरी कर ली थी, कोशिका की टाइप्स पढ़ लिए थे, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल, इनसे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ ली थी। उसके बाद में हम कोशिकांग स्टार्ट कर रहे थे। तो कोशिकांग में हमने एक कोशिकांग कर लिया, हरित लवक। तो अब दूसरा कोशिकांग जो कि एक दोहरी झिल्ली से आवृत यानी डबल मेम्ब्रेनस जो कोशिकांग है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो कोशिकांग है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है, ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें है माइटोस और दूसरा है कॉन्ड्रियोन। जहाँ माइटोस का अर्थ है सूत्र यानी कि धागे नुमा या कह सकते हैं थ्रेड लाइक, और जो कॉन्ड्रियोन है उसका अर्थ होता है कण यानी ग्रेन्यूल्स। तो हम इसको कह सकते हैं सूत्र कणिका। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका में एक कणीय रूप में पाई जाती है और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न मात्रा में भी पाई जाती है। तो अब इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और अलग अलग इसको नाम दिए। तो सबसे पहले कोनिकल साइंटिस्ट आए, उन्होंने कीटों की रेखित पेशी में इसको देखा और नाम क्या दिया, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इसको क्या नाम दिया, वही बात इन्होंने कह दी कि जो कोशिका द्रव्य में कुछ कणीय पदार्थ पाए जाते हैं उनको क्या नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अभी तक यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात एक कोशिकांग के रूप में करेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आगे डिस्कवर किया गया। अगला साइंटिस्ट आया फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने अपने नाम के अकॉर्डिंगली इसको नाम क्या दिया, फाइलिया। तो ये अलग अलग क्वेश्चनिंग हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन जाते हैं कि जैसे कि आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, तो क्या कहेंगे, फाइलिया। दूसरा आया हमारे पास साइंटिस्ट अल्टमान। अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्टमान यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान ने। अब जो फ्लेमिंग और अल्टमान है इन दोनों को मिलकर ही क्या कहा जा सकता है, इसके खोजकर्ता कहा जाता है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की वास्तव में खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने मिलकर किसकी खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अभी भी इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम नहीं दिया था। अगला एक साइंटिस्ट है स्पिट्स। इन्होंने इसको पावर हाउस ऑफ सेल, जो आगे हम इसके फंक्शन में करेंगे कि वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को एनर्जी देता है, शक्ति देता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, शक्ति ग्रह। अब आगे एक साइंटिस्ट आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी बेंडा। तो सी बेंडा ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो आज जिस नाम से हम माइटोकॉन्ड्रिया यानी इस कोशिकाओं को हम मतलब बुलाते हैं या इसका नाम लेते हैं, वो किसने नाम दिया इसको, सी बेंडा ने। अब एक और एफ मिफ्रिस साइंटिस्ट है, उन्होंने पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में को देखा। क्योंकि पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्याएं अलग अलग होती है। जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है जबकि पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी संरचना। तो स्टार्ट करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन है वो किस किस पदार्थों से मिलकर बना है। तो जो रासायनिक संगठन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो मेनली ये भी कोशिका झिल्ली की तरह ही प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और इसके अलावा इसमें आरएनए तथा डीएनए पाए जाते हैं। मींस इसमें ये झिल्लियां हैं जो कि प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। दूसरा ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिका में कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज है। तो इसमें एक तो होती है बाहरी झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली जो अंदर की तरफ पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंतरिक झिल्ली होती है वो एकदम कंटिन्यूअस ना होकर जैसे बीच बीच में इसमें क्या हो जाए, इस तरह से फोल्डिंग्स होते हैं जिसको कहते हैं वलन, और इन वलनों को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो वलन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। जो इसके अंदर बाहरी और आंतरिक झिल्ली है उसके बीच में ये द्रव भरा होता है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, और इसमें ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल द्रव भरा होता है स्पेस। इसमें क्या होता है, जो आगे श्वसन से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या आता है, जो क्रिस्टी होती है उस पर
छोटे छोटे वृंत युक्त कण लगे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम्स या कि F1 पार्टिकल्स। ये वृंत युक्त कण पूरी पृष्ठ पर चारों तरफ फैले होते हैं और इनमें क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक कणीय धात्री जो कि सॉरी इसमें कणीय एक द्रव पाया जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि पूरी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें फैला रहता है। इसके साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ पाया जाता है डीएनए। जो डीएनए कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर वर्तुल फॉर्म में सीधा ही पड़ा रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ राइबोसोम भी पाए जाते हैं और राइबोसोम जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसे होते हैं, 70S टाइप के। और जो 70S टाइप राइबोसोम भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे पाए जाते हैं वैसे ही होते हैं। तो इसके अंदर अपना डीएनए और जो 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिससे ये क्या करते हैं, अपने समय की प्रोटीन भी बना सकते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज, ऑटोनोमस कोशिकाएं, यानी ये अपनी समान कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कहां पर, कोशिका के अंदर रहते हुए क्या कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। अब जो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया है वो राइना पाइपनिस में पाया जाता है और सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है वो यीस्ट यानी एक कवक है उसमें पाया जाता है। अब हम डिटेल्स में बात करते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम की। ये जैसे हमारे पास क्रिस्टी है, इस पर चारों तरफ ये फैले हुए क्या पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण की संरचना देखें तो ऊपर एक हेड नुमा संरचना होती है, ये इसका ग्रीवा भाग होता है और एक ये बेस पार्ट होता है। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया में चारों तरफ पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेशन यानी फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेशन का कार्य करते हैं। जो हम श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से ये सब पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है जो एक दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली नॉर्मल प्लेन होती है जो कि जिसमें अंदर फास्फोलिपिड्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य यानी फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करती है वो है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका को शक्ति ऊर्जा प्रदान करती है। वास्तव में क्या होता है, जो भोजन के दौरान हमारे भोजन का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया के दौरान, ऑक्सीश्वसन के दौरान क्या बनती है, ऊर्जा। और वो ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है, एटीपी बनती है और ये किसमें संचित हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी कुछ शरीर को या कोशिकाओं को आवश्यकता होती है उसको ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए वो कोशिकाएं या वो शरीर का अंग जो अधिक फिजिकली या कह सकते हैं कार्य करता है वहां पर एटीपी की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और जो एटीपी है वो काम कैसे करती है, जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी टूट जाती है किसमें, एडीपी व इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और जब कोशिका की ऊर्जा काम में जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तब यही एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया में आकर एक फास्फेट्स के साथ जुड़कर पुनः एटीपी का निर्माण कर देते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में एनर्जी प्रदान करते हैं। इसलिए ये क्या करती है, शरीर को ऊर्जा देती है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह है। और ये शक्ति यानी ऊर्जा किस फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। दूसरा है क्रेब्स चक्कर। तो श्वसन के दौरान जो क्रेब्स चक्कर होता है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेस्पिरेशन में भी बनता है कि क्रेब्स चक्कर है वो किस कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से भाग में, क्योंकि हमने जब संरचना पढ़ी थी तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो झिल्लियां थी, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इसके साथ F1 पार्टिकल्स पढ़े थे। जबकि जो क्रेब्स चक्कर होता है वो कहां पर संपन्न होता है, मैट्रिक्स भाग में। जो बीच का इसका भाग होता है
उस भाग में संपन्न होता है उस क्या क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, लगभग 38 एटीपीज का निर्माण होता है श्वसन के दौरान। यहाँ पर ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन क्रिया होती है। अब ये दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है F1 पार्टिकल्स में। क्रेब्स चक्र के बाद में क्या होता है, F1 पार्टिकल्स में जो बनी हुई है NADPH2, ये भी वास्तव में है तो ऊर्जा ही, लेकिन ये ऊर्जा क्या होती है, डायरेक्ट कोशिका को काम में ना आकर सबसे पहले इसको किसमें तोड़ा जाता है, ATP। तो एक NADPH2 से कितने ATP का निर्माण होता है, 3 ATP। यानी जो संचित हुई ऊर्जा है जो कि NADPH2 के क्रेब्स चक्र के दौरान भी NADPH2 बनते हैं और बाद में ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण के द्वारा F1 कणों में ये NADPH2 टूट जाते हैं, किसमें, ATP में। तो आपको पूछ लिया जाता है एक NADPH2 में कितने ATP के अणु, जितनी ऊर्जा होती है, तो हम बताएंगे 3 ATP। यानी एक NADPH2 कितने बराबर होता है, 3 ATP अणु, यानी इसकी इतनी ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। अगला है प्रकाशीय श्वसन। क्या होता है, कुछ पौधे जैसे कि C3 पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, श्वसन के जब ऑक्सीजन की अधिकता होने पर क्या होता है, श्वसन प्रकाश की उपस्थिति में क्या कैसा हो जाता है, ये एक फोटोसिंथेसिस का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि C3 पौधों में होता है। और प्रकाश श्वसन का स्थल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैसे ही पेरोक्सिसोम में भी होता है, पेरोक्सिसोम। और इसमें एक और कोशिकाओं होता है हरित लवक, जहां पर क्या हो जाता है, प्रकाश श्वसन संपन्न होता है। इसके अलावा पित्तक निर्माण, अंडकों में क्या होता है, यानी ओवम होते हैं, एग्स होते हैं, उनमें योक फॉर्मेशन जो कि पोषण देता है, विकसित होते भ्रूण को, वो किसकी वजह से होता है, यानी उसका निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इसकी आंतरिक झिल्ली में, F1 पार्टिकल्स में, इसकी मैट्रिक्स में भी श्वसन से संबंधित क्रिया और विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं से संबंधित एंजाइम्स, लगभग 60 प्रकार के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।